तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ग्राफ पेपर होगा आपका, मैंने बोला था ग्राफ पेपर में आपका नाम रोल नंबर होगा। कुछ बच्चों ने ग्राफ बनाया, सबने कॉपी में बना दिया कि कोई पेन से बना रहा है, कोई पेंसिल बना रहा है, कोई शेड करना भूल गया कि रीजन कौन सा लिखने जा रहा है वो, आई डोंट नो, वहां मार्क कर रहे हैं। और जो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सीधे इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं बच्चे। जैसे मेरा कुछ उसमें क्वेश्चन था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, सीधे इसको प्लॉट कर दिया ऐसे ब्लॉक बना के इस तरह से, x को 0 किया y आया 5, y को 0 किया x आया, दैट्स इट, x आया 5। अरे ये प्लॉट नहीं हो सकती, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले आपको इक्वालिटी साइन यूज करना पड़ेगा। इक्वालिटी मतलब इसकी जगह लेट करके लिखना पड़ेगा, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 5, तब उसके बाद ही आपका ग्राफ बनेगा। इसमें कई बच्चों के मार्क्स कट रहे हैं, टेबल नहीं बन रही है, डायरेक्ट ग्राफ का प्लॉट कर रहे हैं, कोई पेन से बना रहा है उसके मार्क्स कट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ये 6 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं या 2 मार्क का कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर उसके बाद जो 36 क्वेश्चन आता है आपका पीएनसी का, बच्चे सीधे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आंसर मतलब इस तरह से फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, व्हाट इज, ये तो स्टेप है, इसको सॉल्व करो। 5 को लिखो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1, इनका मल्टीप्लाई दैट इज द आंसर, वो आंसर होगा। वो ऐसे लिख के छोड़ दिया, ये तो स्टेप है। आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है, हर जगह उन्होंने ऐसे किया। थर्ड पार्ट जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ये भी सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व होगा, पूरा आंसर आपका आएगा डिजिट्स में। फैक्टोरियल में आंसर नहीं लिखना है, ये तो स्टेप्स हैं इसके, यहां लिख रहे हैं, उनके मार्क्स कट रहे हैं। 33rd क्वेश्चन तो था मेरा, कई बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ मेरा, कुछ ऐसे करके था, वो अपने आप सॉल्व करके यहाँ कोई डिजिट डालना है, 5 लिख रहा है, कोई 7 लिख रहा है, कोई 10 लिख रहा है, और फिर आंसर लिख रहा है सीधे कि 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया। अरे ये कैसे लिख रहे हो भाई, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इट्स नॉट ए जोक, ये मजाक थोड़ी ना है ये, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लिखें फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का है, दिस इज योर मैथ्स, तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह, फिर इनके इंटरसेक्शन, इनके कॉमन, इनके ऑल थ्री, इसके लिखने डायग्राम बनाने के मार्क्स हैं। कुछ ने तो डायग्राम भी नहीं बनाया, सीधे डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करना शुरू किया, तो उनके भी मार्क्स कट रहे हैं इसमें, मार्क्स पूरे फुल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लिख ही नहीं रहे, सीधे लिख रहे हैं फटाफट, मतलब बहुत जल्दीबाजी में लग रहा है जैसे कि इस 3 आवर्स के पेपर को उनको 1 आवर में कंप्लीट करना। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था 30th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। आपके दो केस है, केस नंबर 1 था आपका, इसमें आएगा 22C7, केस नंबर 2 था 22C10, बच्चे सीधे ये लिख गए 22C10 और दोनों प्लस कर दिया, ये आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन में अगर ये आंसर लिख दिया आके तो इसमें क्या मार्क्स देगा, 1 नंबर दे देगा, ज्यादा 1.5 लिख देगा, सॉल्व ही नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं, सीधे आंसर लिख रहा है, ये बुक से देख के लिख रहा है, पूछ के देख लिख रहा है, आई डोंट नो कैसे लिख रहा है, ऐसे लिखे जा रहे हैं आंसर, जबकि उन्हें बताया स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन दिखाइए, इसका सोल्यूशन दिखाइए, देन ऐड, तब आपको ऐड करना है। और कुछ बच्चे तो लग नहीं रहा ये फेयर कॉपी है, उनकी रफ कॉपी है, इतना गंदा लिखा है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, कुछ भी नहीं समझ में, मैंने हर स्टेप पे लिखा वेरी पुअर परफॉर्म, मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन द सेंस की कि आप जो लिखे कम से कम उसको पढ़ तो पाओ कि आप लिख क्या रहे हो, लिखना क्या चाहते हो। साइंस के स्टूडेंट्स है, इस तरह से अगर लिखेगा तो उसको मार्क्स कहाँ से आएंगे। यहाँ क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स का नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन को, ये 6 मार्कर है, 4 मार्कर है, और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा है, ऐसा नहीं करो कि सब नहीं बड़ा पुअर परफॉर्मेंस, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है एंड दे गेट फुल मार्क्स, उनको पूरे फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है। और कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतना अच्छा पेपर था, मैं तो बड़ा खुश था, हमने चलो इस बार बच्चों, कई बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे एंड दे विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बट वेरी सॉरी टू से इन बोथ ऑफ सेक्शन साइंस एंड कॉमर्स किसी भी बच्चे के 100 मार्क्स नहीं है, 100% मार्क्स नहीं है, किसी के भी 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए, आई डोंट नो, जबकि इतना अच्छा पेपर था, उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना था और फुल मार्क्स लेने का चांस था, आप लोगों ने गवा दिया, इतना अच्छा चांस था ये,
इतना आसान, इतना बढ़िया पेपर था आपके लिए, क्यों नहीं कर रहे? आई डोंट। फिर इसके बाद हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करते हैं, विदाउट मतलब सीधे लिख देते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधे इस क्वेश्चन को 4 नंबर के क्वेश्चन को 2 या 3 स्टेप में खत्म कर देते हैं, इट्स ओवर, हाँ हो गया, रफ है जाके सबमिट कर देते हैं। नहीं काम बनेगा ऐसे, नंबर नहीं मिलेंगे, 4 में से 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 2.5 मिलेंगे मैक्सिमम। जब तक आप सारे स्टेप नहीं लिखोगे, स्टेप बाय क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, मार्किंग विल बी नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगा। जबकि आपका पूरा क्वेश्चन सही, आंसर सही आ रहा है, लेकिन स्टेप नहीं लिख रहे हो तो स्टेप के मार्क कटेंगे। मैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आपकी तैयारी करा रहा हूँ अभी से, जिससे तब तक जाके आप पूरे फुल स्टेप लिखें और यू पर्सन विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए और आपका एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम इन द सेंस शेड्यूल, कि आप किस शेड्यूल बना के किस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर? ये तो थी आपके पेपर से रिलेटेड बात। नेक्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल 0 मार्क्स दे दूंगा अगर आपने इस तरह से लिखा, इतना गंदा लिखा। 1 मार्कर क्वेश्चन, कुछ बच्चे डायरेक्ट टिक कर रहे हैं, ठीक है, वहां एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप डायरेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप उसका सोल्यूशन दे के लिखें आंसर, तो इससे एक टीचर का इंप्रेशन बढ़ेगा आपके ऊपर कि हाँ बच्चे को आता है। समझ में आया? 1 मार्कर, जो जहाँ सोल्यूशन की जरूरत है उसको जरूर करे थे लिखना, सॉल्व। ठीक है? सर एक्चुअली ना वो पेपर सर एक्चुअली लेंथी होता है, तो 1 मार्क करना हम आखिरी में ट्राई करते, उस टाइम इतना टाइम ही नहीं होता कि मतलब हम एकदम मतलब फेयर में पूरा मतलब प्रूफ करके बताएं, एकदम मतलब नहीं हो पाता सर। बेटे 36 क्वेश्चन थे, ओनली 36 क्वेश्चन, 3 आवर्स 36 क्वेश्चन। अब आप देख लो कैसे करोगे आगे। अभी आप जब जेई मेंस करोगे 45 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3 आवर्स में, 1 फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ्स। यहाँ तो आपको 36 एक ही सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, प्रैक्टिस तो अभी मेंस से में करनी सब 1 पड़ेगी। आवर में हमें 45 मिलेंगे या 25 होते हैं सब 1 आवर में मेंस में। 36 क्वेश्चन थे, जिसमें 20 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क करते हैं, फिर 2 मार्क करते, 4 मार्क करते, देन 6 मार्क करते। मुझे पूरी उम्मीद थी इस बार की 100 ऑफ कई बच्चे लेके आएंगे, लेकिन नहीं आए 100% मार्क्स। अंदर बहुत इतना पुअर परफॉर्मेंस, जैसे इतना गंदा रफली जैसे कॉपी होती है, उस तरह से आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया इस मैथ पेपर में। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा था क्या इस पेपर में। इस पेपर में तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे, यस पेपर इज गुड, और वो करके दिखा देगा अगर अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होगा। आई थिंक ही विल गेट, ही ऑब्वियसली शी विल बी गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। डैम श्योर आप किसी बच्चे डिस्कस करें, वो देखते बताएगा। लेंदी नहीं था ये पेपर, थोड़ा ट्रिकी जरूर था, बीच में एक दो क्वेश्चन, तो आप मत करो, उनको लास्ट में करो ना। जो पहले आता है उनकी प्लानिंग करो। आपको 15 मिनट्स मिले थे प्लानिंग करने के लिए, यू शुड प्लान, आपको प्लान करना चाहिए उसमें कि पहले मुझे सेक्शन बी करना है, सी करना है, बी करना है, वहां से सारा बढ़ते तब आप आगे बढ़ेंगे। इतने गंदे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, रफली कटिंग करते आ रहे हो, ओवर राइट करते जा रहे हैं, ठीक है कटिंग करो, नो इशू, बट ओवर राइट ज्यादा नहीं चलेगा। मैथ्स में पता ही नहीं चलता 3 लिखा या 8 लिखा, वो टीचर फट से काट देगा, टीचर काट देगा, वो आप पे नहीं मेहरबान होगा। ये मैं क्लियर मैं बता रहा हूँ, बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो एक बार दो बार देख लूंगा, वहां वो नहीं देखेगा, काट देगा मार्क्स सीधे। इसलिए नीट एंड क्लीन लिखे, अगर ओवर राइट उसको काट के उसके साथ साथ फिर से लिख दें, कोई गलती नहीं है। ग्राफ को ठीक से प्लॉट करें, अच्छे से ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ पेपर में कॉपी बना रहे, पेन से आप ग्राफ बना रहे हैं, जो आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन वेन डायग्राम ही नहीं है, बिना वेन डायग्राम के कैसे लिख रहा है आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता है। और जो 6 मार्कर क्वेश्चन 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में कैसे कर रहे हो, तो कहां से आपको कोई 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स देगा? ठीक, ये तो था आपके इस पेपर की। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं देखूंगा, बिल्कुल काट दूंगा, मैं आपको बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ। अब मैं करता हूँ इस मंथ की प्लानिंग आपके साथ, द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो जो मुझे आपको पढ़ाना है। इसमें मुझे पढ़ाना है सबसे पहले आपको चैप्टर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, मैं अभी सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये मुझे कराना है सबसे पहले इन द मंथ ऑफ, मैं अक्टूबर की प्लानिंग बता रहा हूँ। दिस इज योर सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9। फिर चैप्टर नंबर 10 मुझे कराना है स्ट्रेट लाइन, ये आपका चैप्टर नंबर 10। फिर थर्ड कराना है मुझे कोनिक, कोनिक सेक्शन के नाम से, कोनिक है हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ये 3 चीजें आपको करनी है, क्योंकि मैं हर महीने 15 से 20 दिन पहले का आपको प्लान दे दूंगा, ताकि आप सेल्फ की तैयारी करते चले। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स है मुझे जो लेके आपके साथ चल रहे हैं।
कुछ पार्ट सीबीएसई ने इस बार काट रखे हो, मैं आपको जैसे वहां पहुंचूंगा बता दूंगा कि इन दिस ईयर ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आज मैं बायनोमियल भी करिए क्या? हाँ बाइनोमियल नहीं है सिलेबस में। तो सर आप अब लास्ट में कराएंगे मतलब वैसे? मैं कराऊंगा, इस ग्रुप को मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान यहाँ पे सीबीएसई नहीं, मेरा प्लान कुछ और है साइंस सेक्शन को लेके, सीबीएसई के अलावा भी है। उसके लिए चाहे मुझे लास्ट में आपकी सैटरडे या संडे एक्स्ट्रा क्लास करके आप लोग को बुलाना पड़ेगा। बाइनोमियल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेईई मेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। अभी तो पहले मैं आपका सिलेबस कवर कर दूं सीबीएसई का, फिर उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आपने डाली हेडिंग डाली जो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के दो पार्ट है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में मेन तो हमें सीरीज करना है, लेकिन सीक्वेंस को भी देखते हुए चलना है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो यहाँ सीक्वेंस में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मिलती है, दैट इज योर एक्सरसाइज 9.1, जो मेरे ख्याल से मुश्किल से आपको 10 to 15 सेकंड में हो जाएगी। मैं मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट्स सारे जितने भी हैं कॉमर्स में जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट और ट्रिकी होनी चाहिए। 9.1 में जो सीक्वेंस का पार्ट है, इसका मतलब है फॉर्मेट, यानी एक आपको फॉर्मेट गिवन है, दैट यू हैव टू गिवन द सम फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल 11th साइंस इन मैथ्स क्लास देयर आर द 20 स्टूडेंट्स एंड द 5 स्टूडेंट हु आर ऑप्टिंग स्टैंडर्ड मैथ्स फ्रॉम कॉमर्स सेक्शन। तो मैंने इनका नाम लिख दिया अल्फाबेटिकली और रोल नंबर बना दिया, तो मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हो गए। इन इस क्लास में 1 से लेके 25 हो गए, और मैंने उनको अल्फाबेटिकली नाम लिख के उनको रोल नंबर प्रोवाइड कर दिए, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से उनके अल्फाबेट के नाम से रोल नंबर क्रिएट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मेट। ये मैंने आपका एक फॉर्मेट सेट कर दिया। उसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिकली, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या आएगा, हम उसका एक जनरल टर्म्स करके देंगे। जैसे लिखा मैंने an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो n की जगह 1 पुट कर दे, ये आपको फर्स्ट मिल जाएगा। तो 1 पुट किया तो आंसर आया 1। फिर आप n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दे, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। अब आप इस n की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 2 जा 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स हैं तो ये आ गया आंसर। अगर बोलता फर्स्ट 5 टर्म्स, तो अब आप यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ये डैश डैश करके। तो 4 पुट किया, 4 2 जा 8 में से 1 गया, 7। अब मैं 5 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 9। तो ये आपके फर्स्ट 5 मेंबर्स आ गए जो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। क्लियर? ये आपको दिया जाएगा, यहाँ पुट करके वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस वन इज वेरी वेरी इजी प्रोसेस। क्लियर यहां तक? तो सीक्वेंस में आपको कुछ इस तरह से बता दिया जाएगा। 1 और 2 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस के। पहले आपको an से देख के सॉर्ट आउट करा देगा, सिंप्लीफाई करा लेगा, फिर आपसे वो वैल्यू के बारे में पूछेगा, मतलब an के लिए डाल के फिर आपसे लास्ट में वैल्यू पूछ सकता है। तो उसको भी हम इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। आवर प्रोसेस इज व्हाट, हमारे इस चैप्टर में जो प्रोसेस होना चाहिए, दैट इज योर सीरीज। सीरीज जो है आपके सिलेबस में वो आती है आपकी एपी एंड जीपी, ये 2 सीरीज आती है। एपी के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा रखा था, और इस बार नई सीरीज इंट्रोड्यूस हुई है जीपी। इनको दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एपी। हम लोग एपी से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, एपी का फुल फॉर्म है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब जब ये 2 सीरीज बन गई है तो अब हमको ट्रायल्स पे भी जाना पड़ेगा। सो वी शुड गो फॉर ट्रायल्स। लेट ए बी सी नंबर्स आर इन एपी। उसे बोला कि ये 3 नंबर्स आपके एपी में है, तो इनका ट्रायल क्या होगा। ट्रायल मतलब अब इनका हमें कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो एपी का मेन फीचर होता है, 9th में पढ़ा था, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज डी से रिप्रेजेंट कर देते, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो d इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए शुड इक्वल टू c माइनस b। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, समथिंग ऐसा सीन क्रिएट होता है, देन वी कैन से दीज 3 नंबर्स आर इन AP। तो
तो शिफ्ट किया तो ये आ गया 2b इक्वल टू a प्लस सी, और यू कैन से b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2. सो दिस b इज व्हाट, इसी b को हम आगे जाके बोलेंगे अर्थमेटिक मीन. सो लॉजिक क्या हुआ, इफ 3 नंबर्स आर इन AP देन b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2. ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा है देन दीज 3 नंबर्स आर इन AP, ये तीनों नंबर आपके AP में होंगे. और ऐसा नहीं होता है देन दीज 3 नंबर्स नॉट इन AP, वो AP में नहीं है. या मेन फीचर आपका ये था D, दैट इज नोन एज योर कॉमन डिफरेंस. ये तो मैंने बात की ट्रायल के बारे में कि व्हाट इज अ ट्रायल ऑफ इट. तो अब इसका जनरल फॉर्मेशन क्या होगा. तो ये फर्स्ट नंबर जैसे A है, फिर आप लिख रहे हैं A प्लस D, फिर लिख रहे हैं A प्लस 2D एंड सो ऑन. तो आपने कहा सर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज योर A, सेकेंड टर्म है दैट इज योर A प्लस D, ऐसे लिख रहे हैं. जो थर्ड टर्म इज दैट इज A प्लस 2D, कुछ ऐसे लिखते चले जा रहे हैं. दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म. तो लॉजिकली आपने क्या देखा, अगर थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D, D की वैल्यू कम हो रही है तो वो यहाँ 2 है यहाँ 3 है. अगर 2 है तो यहाँ 1D है, अगर 1 है तो यहाँ 0D है. एक्चुअल में A क्या, ये A प्लस 0D है, दैट इज A. ठीक है ना. तो 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो 2 है, तो 1 है तो 0 है. तो मैं बोलूँ इसका 10th टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे A प्लस 9D. इससे 10 से कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन कंसेप्ट, राइट. तो 10 के ये लिख दिया तो मैं बोलूंगा ठीक है तो nth क्या होगा, तो आप कहेंगे n से कम कर लेंगे, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर nth टर्म ऑफ AP. या इसी को हम आगे जाके बोलेंगे लास्ट, L स्टैंड फॉर लास्ट, लास्ट टर्म ऑफ AP. तो ये AP का आपका लास्ट टर्म हो गया, या AP का ये आपका nth टर्म हो गया. तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, डिस्कशन लेवल था हमारा AP के बारे में कि नंबर ऑफ ट्रायल AP में कैसे होते हैं, कैसे प्रूव करते AP में, या उस AP का nth टर्म या लास्ट टर्म क्या है. ये 2-3 बातें आप क्लास 9 और 10 से पढ़ के आए. क्लियर. अब मैं डिस्कशन पार्ट में करता हूं. अगर ये चीजें क्लियर हो गई आपके पास AP के लास्ट टर्म और nth टर्म के बारे में, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सम के बारे में. सम ऑफ n टर्म्स मतलब A प्लस D प्लस A प्लस 2D एंड सो ऑन. इसके बारे में बात कर रहे. लेट इसका सम को लिख दिया मैंने Sn. तो इसके लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये था फॉर्मूला नंबर 1 आपने पढ़ा था. देन फॉर्मूला नंबर 2 आपने इसी को ब्रेक किया था, 2a को लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो n/2 a की जगह a लिखा प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल है, नेट टर्म. तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2. Sn का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है. Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में a प्लस nth टर्म. लेकिन अभी आप बता रहे हैं nth टर्म तो लास्ट टर्म के इक्वल है, तो Tn की जगह आपने L लिख लिया. दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 3. So you have basically 3 formulas in AP to calculate the sum of n terms. Your first is Sn is equal to n/2 2a bracket में n minus 1 into D. Already you have to know about this one, class 10th standard. The second one is n/2 in bracket में a plus nth term. And the third one is n/2 in bracket a plus L. L is what, your last term. ये तीनों चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई थी सम निकालने के लिए. तो क्या क्या पता चला, फर्स्ट यू नो अबाउट AP, सेकंड nth टर्म ऑफ AP, एंड द थर्ड थिंग हाउ टू कैलकुलेट और फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. ये चीजें आपने कर ली, राइट. अब मैं आता हूं, लेट वी हैव 2 नंबर्स A एंड B. यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, इस A और B के बीच में कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूं, यानी इंसर्ट करता हूं. यानी कंसेप्ट क्या हुआ मेरा, आवर कंसेप्ट इज टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर गिवन A एंड B. मुझे 2 नंबर पता है A और B, और इनके बीच में मुझे एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है. दैट इज योर A1, दैट इज योर A2, दैट इज योर A3 एंड सो ऑन. तो कितने नंबर इंसर्ट किए, यू हैव टू इंसर्ट n नंबर. हमने n नंबर इंसर्ट किए A और B के बीच में, राइट. तो 2 नंबर आपके पास पहले से थे और n इसके बीच में इंसर्ट किए. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2, और उसकी वैल्यू कितनी है, b. तो n+2 टर्म जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू b. इसको AP में कैसे लिखेंगे, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाले स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। तो यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। मेन इश्यू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। ये आपको कैलकुलेट करना है जब भी इंसर्शन की बात आएगी। वंस यू कैलकुलेट d, अगर आपका d आ गया, इफ यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। आरएन क्या डिस्कशन है हमारा, ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया। तो दो लोग थे, n नंबर इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, n प्लस 2 हो गए। और टोटल नंबर का टोटल यहां से आता है, तो n प्लस 2 टर्म तो लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, b। तो n प्लस 2 टर्म की वैल्यू b है। और एपी में n प्लस 2 को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। शिफ्ट किया मैंने, यहां से d की वैल्यू आ गई मेरे पास। वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, अब आपके लिए सारे नंबर ये आसान हो जाएंगे। ऑल दीज नंबर कैसे, इफ दिस इज योर a, तो a1 क्या होगा, व्हाट इज a1, a1 इज a प्लस d। a पता है, d निकाला, ऐड किया, a1 आता है, बिकॉज a1 इज द सेकेंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज। अब मैंने कहा a2 क्या होगा, आप बोलेंगे a2 इज द थर्ड मेंबर, व्हाई, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। तो a2 क्या होगा, a प्लस 2d। a3 क्या होगा, a प्लस 3d, क्योंकि a3 इस सीरीज का फोर्थ मेंबर है। ऐसे एक एक करते हुए मैं सारे मेंबर्स को कैलकुलेट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको यूज करते हैं, जैसे अगर 1 मार्कर क्वेश्चन हो, आवर क्वेश्चन इज 1 मार्कर। सपोज मेरे पास दिया उसने 2 और यहां लिख दिया 10। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन, a1 a2 a3, 3 इंसर्ट कर दिए। टोटल कितने हो गए, 3 तो इंसर्ट किए, 2 थे, टोटल हो गए 5। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 10। 3 ये है, 2 ये हो गए 5, और फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू 10 है। अब फिफ्थ टर्म को एपी में कैसे लिखते हैं, अभी आपने सीखा है मुझसे, a प्लस 4d। a कितना है 2, तो 2 शिफ्ट किया, 2 10 में से 2 गया 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई, d आ गया तो काम आसान है। कैसे, अगर ये a है, इफ सपोज दिस इज योर a, तो a1 क्या होगा, a प्लस डी होगा, सेकेंड मेंबर है। a2 है, d2 है, आंसर आ गया 4। a2 क्या होगा, a2 is your third member, this is your first, this is your second, this is your third। a2 is your third member, तो क्या होगा, a प्लस 2d होगा। तो 2 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 6 होगा। ऐसे हम a3 भी निकाल लेंगे, 8 आएगा। इस तरह करके हम लोग सारे जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे a और b के बीच में, उन सब की वैल्यू 1 बाय 1 इजीली 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इन दिस पार्ट नो इशू। सीधे 2 मार्कर क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसी तरह अगर मैं 4 मार्कर्स की बात करूं, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेगा, उसमें वो आपसे आप क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ को बड़ा करेगा। लेंथ को बड़े करेगा मतलब आपसे कैलकुलेटिव पार्ट में जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं सीधे इस पार्ट में था कि कैसे हम लोग एपी में जाएं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ें, जनरल टर्म पढ़ें, उसका समेशन पढ़ें, उसके नंबर को कैसे इंसर्ट करें, है ना। तो जैसे ये 1 मार्कर के क्वेश्चन थे, फिर हमने इसमें इंसर्ट करके चेक कराया, तो हमें पता चल गया, इंसर्ट करके चेक कराया तो उसमें पता चला कि 2 नंबर हैं, 2 नंबर और डाल दिए, तो टोटल नंबर हो जाएगा n प्लस 2, और n प्लस 2 से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड वाले, जैसे कुछ क्वेश्चन है, सम के बारे में आपसे पूछेगा, हाउ मेनी नंबर शुड बी देयर, है ना, इस तरह से। तो आपने जो प्रोसेस किया था, जो प्रोसेस था सेम एसएस प्रोसेस चलेगा, क्योंकि अराउंड इन 11th स्टैंडर्ड 60% वो सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी थी 9th और 10th में। सॉरी, मैं बोलूंगा 10th में, 9th तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, वो थी सारी 10th में, क्योंकि 10th में ही था आपका एपी का। ठीक, अब देखो जैसे मैं इंसर्शन की बात करूं,
अभी इन 2 नंबर लेके मैंने किया। अब मैं जैसे इसमें n नंबर लेके एक 4 मार्कर क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ आपके साथ, n मार्कर लेके 4 मार्क का। जैसे मैंने बोला, अब इसी को मैं 4 मार्कर में कन्वर्ट करता हूँ कि बड़ा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। कह रहा a रेस टू पावर n+1, ऐसे लिखा क्वेश्चन में, a रेस टू पावर n+1 प्लस b रेस टू पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n। कह रहा दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कह रहा दिस, अब ध्यान से देखना, दिस ये मैंने फ्रेमिंग की 4 मार्कर के लिए। कह रहा दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी ये नंबर a और b का अरिथमेटिक मीन है। सो दिस नंबर इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। So this number is equal to a plus b divided by 2. तो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोड में चलें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोड में चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1, कुछ ऐसा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाई 1। a की पावर n को इससे करते हैं तो ऐसे लिखो a की पावर n इंटू ए, तो a की पावर n को b से किया, a की पावर n इंटू b, b की पावर n को a से करते हैं, b की पावर n इंटू ए, b की पावर n इंटू b इक्वल टू, ये तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स a की पावर n+1 प्लस 2 टाइम्स b की पावर n+1। मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। अब n और 1 मिलके क्या हो जाएगा, n+1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n+1 और b की पावर n और b की पावर 1 को लिख सकता हूँ b की पावर n+1। बाकी दोनों लिखे थे लिखे रहने दिए, a की पावर n इंटू b और b की पावर n इंटू a इक्वल टू 2 इंटू a की पावर n+1 प्लस 2 इंटू b की पावर n+1। अब देखिए a की पावर n+1 और b की पावर n+1 को, इन दोनों को शिफ्ट कर लेते थे क्योंकि 2 टाइम्स है, इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो बचेगा a की पावर n+1 b की पावर n+1, ये दोनों जब इधर शिफ्ट होंगे माइनस होके ये आएगा, इक्वल टू ये जो बचा है बचा रहेगा a की पावर n और b की पावर n इंटू ए। क्लियर। अब a की पावर n को शिफ्ट कर ले, b की पावर n को ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, और a की पावर n को इसको ब्रेक भी कर लिया, a की पावर n इंटू 1 माइनस a की पावर n इंटू b इज इक्वल टू b की पावर n इंटू ए माइनस b की पावर n+1। ठीक, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, a की पावर n देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ b की पावर n इसको ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने यहीं पे ब्रेक कर लेता हूँ मैं, देखिए b की पावर n इंटू b की पावर 1 ऐसे लिख लेता हूँ। मैं a की पावर n कॉमन लिया तो आया a माइनस b, यहां से मैंने b की पावर n कॉमन लिया तो आया a माइनस b, a माइनस b कैंसल आउट। ठीक, अब इसको शिफ्ट कर लेंगे नीचे, देखिए इंटरेस्टिंग स्टेप आया, इसको शिफ्ट कर ले तो 1 आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं हियर, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1 आया। मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n, और 1 को लिख सकता हूँ a की पावर अपॉन b की पावर 0। समथिंग रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। समथिंग रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।